वेलकम एवरीवन। हम पढ़ रहे थे सॉल्यूशंस और पिछले लेक्चर में हमने बात की थी लिक्विड लिक्विड मिक्सिबिलिटी के बारे में। मींस दो लिक्विड को अगर मिक्स किया जाए तो या तो वो कंप्लीटली मिसिबल होंगे, यानी किसी भी पोर्शन में उनको मिक्स किया जाए वो मिसिबल हो जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे एक दूसरे में। दूसरा, पार्शली मिसिबल लिक्विड हमने देखे थे जो एक दूसरे के अंदर बहुत ज़्यादा डिजोल्व नहीं होते, लेकिन थोड़ा थोड़ा अमाउंट उनका डिजोल्व हो जाता है और टेम्परेचर के साथ और इम्प्योरिटी ऐड करने पर उनकी सॉल्युबिलिटी में कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होता है, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या होता है, लोअर CST अपर CST, ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज हम बात करेंगे इमिसिबल लिक्विड्स के बारे में। इमिसिबल लिक्विड्स यानी कि ऐसे लिक्विड पेयर जो एक दूसरे के अंदर बिल्कुल भी मिक्स नहीं होते, चाहे आप बेसिक से टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करते जाओ। लेट अस अज्यूम हमारे पास दो लिक्विड हैं, लिक्विड A और लिक्विड B। हम लिक्विड A और B ये एक ऐसा पेयर है जो एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होने वाला इमिसिबल लिक्विड पेयर है। हम एक कंटेनर में इन दोनों को डाल देते हैं और इस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, तो दोनों के दोनों प्योर फॉर्म में अलग अलग लेयर बना लेंगे। मान लिया A हायर डेंसिटी वाला है तो उसकी लेयर अलग बनेगी, नीचे बनेगी, और B मान लिया लोअर डेंसिटी वाला है उसकी लेयर ऊपर बनेगी। तो जो दो लेयर अलग अलग बनेंगी दोनों की दोनों क्या होंगी, प्योर फॉर्म होंगी। अकेला B, अकेला A और लेयर सेपरेट सेपरेट हैं। हम इस कंटेनर को क्लोज करते हैं मान लिया, तो इस क्लोज कंटेनर में जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा दोनों कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के इक्वल। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, यही कहता है कि टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। बट क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों किस में हैं, प्योर फॉर्म के अंदर हैं, तो जो A का पार्शियल प्रेशर होगा वो PA नॉट होगा और B का पार्शियल प्रेशर होगा वो PB नॉट होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की है कि जब A और B मिसिबल होते, अगर यहाँ पे सॉल्यूशन बन रहा होता, सेपरेट सेपरेट नहीं होते, तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो कहता है PA प्लस PB वो किस में रिड्यूस होता है, राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग XA PA नोट प्लस XB PB नोट। यानी कि जो टोटल प्रेशर होता है वो किसके इक्वल आता, XA मल्टीप्लाइड बाई PA नोट एंड XB मल्टीप्लाइड बाई PB नोट। अब आपको पता है XA अकेला एक से छोटा होगा क्योंकि दो कंपोनेंट हैं, तो दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मिलके 1 बनता है। किसी भी एक का जो मोल फ्रैक्शन जो होगा वो तो एक से छोटा होगा। अब एक से कोई छोटी टर्म, इससे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी वैल्यू को तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। यहाँ भी XB भी क्या होगा, एक से छोटा होगा। अगर हम PB नोट से मल्टीप्लाई करेंगे जो वैल्यू आएगी वो किससे, PB नोट से छोटी आएगी। तो उस सिनारियो में जो PA है वो PA नोट से छोटा और PB वो PB नोट से छोटा, यानी दो छोटी टर्म उनका सम करोगे तो टोटल प्रेशर भी क्या आएगा, कम आएगा। यानी जब सॉल्यूशन बन रहा था तो A और B लिक्विड उनका जो टोटल वेपर प्रेशर आ रहा था वो कम आ रहा था, लेकिन जब हमने इमिसिबल लिक्विड पेयर की बात की है तो वहाँ पे क्योंकि दोनों प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो टोटल प्रेशर PA नोट प्लस PB नोट आएगा जो कि ज़्यादा होगा अमाउंट में। मींस जो इमिसिबल लिक्विड पेयर हैं उनके लिए जो वेपर प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। अब ज़्यादा वेपर प्रेशर है, अब बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए। अब जब हम सॉल्यूशंस की बात करते थे तो सॉल्यूशन के केस में जब वेपर प्रेशर कम था तो ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते थे, ज़्यादा हीट करना पड़ता था वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल लाने के लिए, तो हायर बॉइलिंग पॉइंट होता था। लेकिन अगर इमिसिबल लिक्विड पेयर है जिनके केस में वेपर प्रेशर पहले से काफ़ी ज़्यादा है, उसको बॉइलिंग पॉइंट पे लाने के लिए यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल लाने के लिए कम एफर्ट करने पड़ेंगे। यानी इसके लिए जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लो होगा, यानी कि इमिसिबल लिक्विड पेयर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होता है। इवन इमिसिबल लिक्विड पेयर के लिए मान लिया A का बॉइलिंग पॉइंट TA है और B का बॉइलिंग पॉइंट
TB है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट इनके मिक्सचर का होगा, बॉइलिंग पॉइंट TA से भी छोटा होगा और TB से भी छोटा होगा। लाइक आपके पास A है वाटर जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, और B मान लिया कोई ऐसा ऑर्गेनिक लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट इनके मिक्सचर का होगा, क्योंकि जो वेपर प्रेशर बन रहा है वो प्योर A के वेपर प्रेशर और प्योर B के वेपर प्रेशर से कहीं ज़्यादा है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इन दोनों से कम आएगा। हम सपोज कर सकते हैं कि 95 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो मिक्सचर है इमिसिबल पेयर वाला वो बॉयल होना स्टार्ट हो सकता है। अब जो ये इमिसिबल लिक्विड पेयर है, इनकी इमिसिबिलिटी का हम किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं, हम किस तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं वो देखते हैं। हमें पता है कि जब भी प्रेशर एग्जर्ट करती है कोई गैस या फिर वेपर्स का जो प्रेशर होगा, वेपर का प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल पे। यानी कि इस क्लोज कंटेनर के अंदर जिसमें हमने A और B लिए हैं उसके अंदर PA नोट डिवाइड बाई PB नोट। PA नोट किसका वेपर प्रेशर है, A कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, और PB नोट किसका है, B कंपोनेंट का वेपर प्रेशर। वो किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A इन वेपर फेज डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ B इन वेपर फेज। यानी वेपर फेज में A के कितने मोल हैं, B के कितने मोल हैं, उन पे क्या डिपेंड कर रहा है, A का वेपर प्रेशर और B का वेपर प्रेशर। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को अमाउंट की फॉर्म में यानी वेट की फॉर्म में लूँ तो Na किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ A डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ A, एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ B किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ B यानी अमाउंट ऑफ B डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ B। अगर मैं इस इक्वेशन को सोल्व करता हूँ तो ये बनेगा PA नोट बाई PB नोट इक्वल टू WA बाई WB मल्टीप्लाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ B डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ A। अगर मैं मोलिकुलर वेट ऑफ B एंड मोलिकुलर वेट ऑफ A यानी कि MB और MA को दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो जो इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी, WA बाई WB इक्वल टू PA नोट MA डिवाइड बाई PB नोट MB में। यानी कि हम उन वेपर फेज के अंदर कितना वेट, कितना वज़न A कंपोनेंट का है और कितना वज़न B कंपोनेंट का है वो निकाल सकते हैं अगर हमें मोलिकुलर वेट पता हो इन दोनों के और इन दोनों के प्रेशर्स पता हो। या फिर हम मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं किसी भी कंपोनेंट का अगर हमें बाकी की वैल्यूज़ गिवन हो तो। अब इमिसिबल लिक्विड हमें पता है जो A कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट है TA और B कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट है TB, इन दोनों से ही कम होता है। यानी कि जो T ऑफ मिक्सचर वो क्या है, TA से भी कम है और TB से भी कम है। इस प्रॉपर्टी का यूज़ हम करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन के अंदर, यानी कि लिक्विड को उस टेम्परेचर पे बॉईल करने के लिए जो नॉर्मली उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। अब ये स्टीम डिस्टिलेशन है क्या, स्टीम डिस्टिलेशन में हम किसी भी लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे ही बॉईल करते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं कि उनके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर वो डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले ही वो अगर हीट कर दिया इतना तो वो डिकम्पोज हो जाएंगे। तो वो डिकम्पोज ना हो और उनको प्योरीफाई करना हो, सेपरेट करना हो नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज से, तो उनको हम क्या करते हैं, बॉईल करते हैं लोअर टेम्परेचर पे, उनके बॉइलिंग पॉइंट से लोअर टेम्परेचर पे हम क्या कर लेते हैं, बॉईल कर लेते हैं। क्योंकि हमें पता है कि इमिसिबल अगर लिक्विड पेयर हमारे पास है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा। मान लिया कोई लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस है लेकिन उसका डिकम्पोजिशन होता है 115 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, अगर वो वाटर के साथ इमिसिबल है,
क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर ये वाटर के साथ इमिसिबल है तो हम इसका स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे, इसकी बॉइलिंग करेंगे 115 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे। अब इसके लिए कैसे अपरेटस बनेगा, इसके लिए पहले हम एक चैम्बर के अंदर वाटर को बॉईल करेंगे, स्टीम जनरेट करेंगे। ये क्या है हमारा स्टीम जनरेटर। स्टीम जनरेटर यहाँ से स्टीम प्रोड्यूस करेगा और जो स्टीम है हम उसको क्या करेंगे पास करेंगे उस लिक्विड के अंदर से जिस लिक्विड को हमें बॉईल करना है। अब जो स्टीम हमने पास की है वो स्टीम इस लिक्विड को हीट भी करेगी। दूसरा, हम इस लिक्विड को अलग से भी हीट कर सकते हैं, लेकिन हमें हीट इतना ज़्यादा नहीं करना है कि ये डिकम्पोज हो जाए, यानी हमें इसे 115 डिग्री सेल्सियस तक हीट नहीं करना है, कम टेम्परेचर पे ही हीट करना है। हीट सिर्फ इतना करना है कि जो हम स्टीम इसको दे रहे हैं वो स्टीम इसी के अंदर कंडेंस होकर न रह जाए। अब आपको पता है जो वाटर के वेपर हैं वो जब भी कंडेंस होंगे तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा, और वाटर इस लिक्विड के साथ इमिसिबल है तो अलग से लेयर बनाएगा। अब दोनों के दोनों लिक्विड एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते हैं, यानी कि इमिसिबल लिक्विड पेयर है, तो ये वाटर और इस लिक्विड दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि स्टीम की वजह से क्या बनेगा, प्रेशर बनेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा कम टेम्परेचर पे ही। जब यहाँ से बॉईल होगा तो यहाँ से वेपर किसके बनेंगे, वाटर के भी वेपर बनेंगे और लिक्विड के भी वेपर बनेंगे। जो ये वेपर बनेंगे इनको हम कंडेंसर से पास करते हैं, वाटर कंडेंसर से नीचे से कोल्ड वाटर डालते हैं कंडेंसर में, और इसके थ्रू जाते जाते यहाँ तक वाटर गर्म होकर सिंक में बाहर निकल जाता है। यानी कि इस कंडेंसर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, कूलिंग कर रहे हैं। तो जो वेपर आएंगे, जिन वेपर के अंदर क्या है, वाटर की भी कंपोजिशन है और इस लिक्विड की भी कंपोजिशन है, तो वो कंडेंस होके लिक्विफाई होंगे और लिक्विड हमारा नेक्स्ट चैम्बर के अंदर कलेक्ट हो जाएगा। अब आपको पता है जो वेपर है उनके अंदर वाटर भी है और लिक्विड भी है, और लिक्विड और वाटर इमिसिबल हैं तो अलग अलग लेयर बनेगी, वाटर की लेयर अलग बनेगी और लिक्विड की लेयर अलग बनेगी। इनको हम सेपरेटिंग फनल से भी सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो जगह हमने यूज किया है इमिसिबिलिटी के फायदों को। पहली जगह तो यहाँ की जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का वो एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट से काफ़ी नीचे आ गया और हमने उस कंपाउंड को डिकम्पोज होने से बचा लिया। और वो क्यों हुआ, क्योंकि इमिसिबल थे। यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा, जब वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा तो वहाँ पे लोअर टेम्परेचर पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा हमने कहाँ यूज़ किया, जब हमने सेपरेटिंग फनल में सेपरेट किया। जब दोनों के दोनों लिक्विड इमिसिबल हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। थोड़ी देर के लिए उन लिक्विड को सेटल डाउन होने देंगे, तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे रह जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर रह जाएगा, और हम उनको सेपरेटिंग फनल से सेपरेट भी कर लेंगे। तो जो स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस है इसके लिए हमें कुछ ज़रूरी रिक्वायरमेंट होती हैं। हम हर एक लिक्विड के लिए स्टीम डिस्टिलेशन नहीं कर सकते। स्टीम डिस्टिलेशन किसका कर सकते हैं, पहला कि वो वाटर के अंदर इमिसिबल होना चाहिए। वाटर में क्या होना चाहिए, इमिसिबल होना चाहिए, तभी तो हम स्टीम का यूज़ कर पाएंगे। दूसरा, जो लिक्विड के अंदर इम्प्योरिटी है वो क्या होनी चाहिए, नॉन वोलाटाइल होनी चाहिए। नॉन वोलाटाइल मीन्स अगर हमने स्टीम इसके अंदर डाली है और लिक्विड के साथ साथ जो इम्प्योरिटी है वो भी वोलाटाइल हो गई, तो वो भी यहाँ कंडेंस होगी साथ के साथ, और जो फाइनली हमें लिक्विड मिल रहा है उसके अंदर होंगी, तो वहाँ तो हम प्योरीफाई नहीं कर पाएंगे। यानी कि इम्प्योरिटी भी नॉन वोलाटाइल होनी चाहिए और वाटर के साथ वो इमिसिबल भी होना चाहिए। तो ये था स्टीम डिस्टिलेशन एंड यूज ऑफ इमिसिबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स।